Today our topic is test for non absolute convergence. हम इसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे और ये बात जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो किस तरीके से कन्वर्ज करती हैं. सो नाउ डेफिनेशन को देखते हैं. Alternating sequence is a sequence whose consecutive terms differ in sign. The series corresponding to alternative sequence is called a alternating series. तो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तो एग्जाम्पल से इसको मज़ीद समझ लेंगे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है. अगर हमारे पास देखें इस सीरीज जो मैं इस टाइम पर अभी यहाँ लिख रही हूँ इस तरीके की है, जिसमें -x6 फिर x7 पॉजिटिव साइन के साथ, देन सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज n इज 1 to infinity -1 n + 1 xn. आप देख सकते हैं कि इस वाली सीरीज में टर्म्स को देखें तो पहली टर्म हमारे पास पॉजिटिव नंबर के साथ है, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव आ जाता है. फिर इसी तरीके से उससे अगली वाली +x3 होगी और -x4 होगी एंड सो ऑन. इस तरीके से ये पूरी टर्म. फिर इसके बाद हमारे पास +x5 आ जाएगी, फिर -x6 +x7 एंड सो ऑन -1 की पावर n + 1 xn. n इज 1 to infinity. ऐसी सीरीज जिसकी टर्म्स कंसेक्टिव टर्म का मतलब यानी पहली टर्म के बाद हर अगली आने वाली टर्म उसका जो साइन होगा वो डिफर होगा. Look at this. The alternating sequence is a sequence whose the consecutive term is differ in sign. It means कि इसकी हर नेक्स्ट आने वाली टर्म अपनी पिछली वाली टर्म से मुख्तलिफ साइन रखती होगी, डिफरेंट साइन रखती होगी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाली जो सीरीज होगी वो भी हमारे पास क्या कहलाती है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज. इसका मतलब इसमें आने वाली हर टर्म जो होगी अपने अगले वाले टर्म से साइन को डिफरेंट रखेगी. जैसे 1 -1 हमने ये वाली सीरीज भी जो है वो पढ़ी हुई और हमें यही पता है कि ये सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है क्योंकि इसका कोई एक नंबर की तरफ ये कन्वर्ज नहीं करती. इट मीन्स कि इसके अंदर आने वाली जो टर्म्स होती हैं वो अपनी हर अगली वाली टर्म से क्या होती है, डिफरेंट साइन रखती है. x1 -x2 + x3 -x4 + x5 -x6 एंड दी सो ऑन. इस तरीके की जो सीरीज होती हैं वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती हैं. नाउ वी विल मूव टू इट्स नेक्स्ट कि हम इसकी ये पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज का हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्जेंस टेस्ट कर सकते हैं. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें. नाउ वी विल मूव टू इट्स स्टेटमेंट. ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम कन्वर्जेंस का ये रेसिपी यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास लेट z इज इक्वल टू z एंड बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है. देखिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हर आने वाली टर्म जो होगी अपनी अगली आने वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी. लुक एट दिस. जैसे यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, देखें ग्रेटर देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन. इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा. x1 क्या होगा, x2 से बड़ा होगा. इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 होगा. यही मतलब है ना कि 1 क्या होगा, 2 से छोटा है. तो इस तरह की जो सीक्वेंस होगा वो हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है. हर अपनी आने वाली टर्म जो होगी अपनी अगली वाली टर्म से बड़ी होगी. तो लेट z इज इक्वल टू z एंड बी हमने ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो हमारे पास स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स भी जिसमें होंगे और दूसरी बात क्या है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो विथ लिमिट zn इज इक्वल टू 0. यानी अगर हम उस वाली सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आए. Then the alternating series summation -1 n + 1 zn is convergent. हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो ये वाली सीरीज है वो क्या करती है, जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज करती है. जबकि इसी का ही हमने जो एक हिस्सा यहाँ पर लिया है zn, जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है और उसकी लिमिट zn क्या होगी, इक्वल टू 0 है. नाउ हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ. लेट S is equal to Sn be the sequence of partial sum. Let S is equal to Sn be the sequence of a partial sum of alternating series. हमने एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज का क्या किया, Sn एक पार्शियल सम ले लिया. -1 n + 1 zn जो हमें गिवन सीरीज है, हमने इसका एक पार्शियल सम लिया, दैट इज Sn. और हमने इस Sn को हमने डिवाइड किया
दो सब सीक्वेंस में. लुक एट दिस, डिवाइड द सीक्वेंस Sn into two subsequence that is S2n and S2n plus 1. ठीक है, हमने इस Sn को दो सब सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया. अब S2n कैसा सीक्वेंस होगा, अब इसको मैं आपको बताती हूँ. Sn इज द सब सीक्वेंस of Sn which consisting of all even indexed. इसके अंदर हमारे पास वो वाली टर्म्स आएंगी जो कि तमाम इवन इंडेक्स्ड को रखती होगी. एंड टर्म्स and S2n plus 1 consists of all odd indexed terms. So S2n के अंदर आप देखें कि मैंने किस तरीके की जो है वो टर्म्स लेनी है. Look at this, that is Z1 minus Z2 plus Z3 minus Z4 plus so on Z2n minus 1 minus Z2n. 2n से मतलब कि इवन नंबर्स वाली सारे इंडेक्सेस होंगे इसके. Now we rearrange of it in this term. This is Z1 minus Z2 plus Z3 minus Z4 so on Z2n minus 1 minus Z2n. इससे हमें ये पता चला कि दिस इम्प्लाइज दैट S2n इज ग्रेटर देन 0. ऑब्वियस सी बात है. देखिए Z1 Z2 से हमें पता चल रहा है कि ZK और ZK प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा इन टर्म से, क्योंकि Z1 अगर Z2 से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब आने वाली जो टर्म होगी इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली टर्म इस टर्म से क्या है, बड़ी है. उसने हमें स्टार्टिंग में बताया कि इट्स अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. मैंने आपको बताया पीछे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. डिक्रीजिंग सीक्वेंस के हिसाब से हमारे पास ये होना चाहिए कि Z1 माइनस Z2 हमेशा हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि Z2 की टर्म Z1 से जो होगी वो छोटी होगी. तो इस वजह से इसका आने वाला आंसर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कहेंगे कि S2n हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका आंसर एक पॉजिटिव ही आएगा. तो ये चीज़ हमारे पास इस चीज़ को इम्प्लाइज करती है कि S2n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी. ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रेटर देन 0 है तो आने वाली हर अपनी पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी होगी. सो S2n इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 माइनस Z4. हम मज़ीद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी वाली टर्म को. इसको पहले मैंने इसलिए आपको इस तरह बताया कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. और इंक्रीजिंग मैंने किस तरीके से बताया, क्योंकि हमें गिवन है स्टार्टिंग में कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो ये वाली सीक्वेंस है. तो उससे हमें पता चला कि जो ये इसका पार्शियल सम है, हमें अब इस पार्शियल सम की बात करेंगे, ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो मज़ीद हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि Z1 हमने जस्ट इसको अरेंज किया इस तरीके से, Z2 माइनस Z3. ऑब्वियस सी बात है, हम इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस के साथ हमने यहाँ लिखा तो Z4 माइनस Z5 आ जाएगा, एंड प्लस सो ऑन. एंड द लास्ट टर्म इज शुड बी, माइनस के साथ लिखेंगे तो Z2n माइनस 1, और इट्स अ माइनस एंड इट्स अ माइनस Z2n माइनस 2 माइनस Z2n माइनस 1 एंड माइनस Zn. हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया कि Z1 को हमने यहाँ स्टार्टिंग में ले लिया, Zn को लास्ट में, और आप देख सकते हैं कि Z1 के साथ पॉजिटिव है, Zn के साथ माइनस आ गया, और हमने हर टर्म में से अपनी इस Z1 को निकाल के हर अगली टर्म में से माइनस को कॉमन ले लिया.
ये चीज़ हमें इस बात को शो करती है कि Zn हमारे पास क्या है कि लेस देन Z1। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास S2n जो होगा, अब ये वाली जो आने वाली इस सीक्वेंस का जो आंसर होगा वो Z1 से क्या होगा, Z1 की टर्म से ग्रेटर, Z1 जो होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि Z1 एक ऐसी टर्म है कि जिसमें से ये सब के सब क्या हो रही है, माइनस हो रही हैं। तो इसका मतलब Z1 एक बड़ा नंबर है जिसमें से सब माइनस हो रही हैं। अब Z1 से जब ये सब के सब माइनस हो रही होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि Z1 इन तमाम नंबर ऑफ 10 से बड़ा होगा। सो वी कैन राइट इट दैट कि ये इन वाली सब टर्म से Z1 क्या है, Z1 क्या है हमारे पास इन सब टर्म से बड़ा है। इसी वजह से हम बाकी टर्म्स को इसमें से अगर माइनस कर रहे हैं तो Z1 इन सब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो ये बात हमें इस चीज़ को इम्प्लाइज कर रही है कि Zn इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, Zn क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास S2n जो मैंने इसकी बात की है वो किसी एक नंबर के बाउंडेड है। देखिए आपने लेस देन Z1 लिख दिया ना यहाँ पे, S2n पीछे से चलते आ रहे हैं ना, हम इसी चीज़ को लेते हुए आ रहे हैं, हमने इसको इस तरीके से लिखा और इस बात से हमें ये पता चला कि Z1 जो है वो हमारे पास S2n जो है वो इस Z1 से क्या है, बाउंडेड हो गया, यानी किसी एक नंबर की तरफ बाउंड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि S2n इज बाउंडेड बाय Z1। ठीक है, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा कि S2n को मैंने किस तरीके से सब सीक्वेंस लिया, सबके सब हमारे पास इवन इंडिसेस के टर्म्स के हिसाब से लिया, फिर मैंने इसको रीअरेंज इस तरीके से किया कि हमारे पास किसी एक नंबर के बाउंडेड आ गया। जब ये S2n बाउंडेड हो गया बाय Z1 के, तो सो बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। हमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो तो हमारे पास वो सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज भी करती है। तो इस हिसाब से हम इस बात को कह देंगे कि S2n चूंकि बाउंडेड है, इस थ्योरम के रेफरेंस से आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं मजीद इसको करने के लिए कि मैंने किस तरीके से इसको कहा कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम मैंने इस पर अप्लाई किया, और मैं इस बात में यहाँ पर पहुँचूंगी कि मेरे पास S2n क्या कर रहा है, इस कन्वर्ज कर रहा है इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। अब ये किसी एक लिमिट को तो कन्वर्ज करेगा, से हम इसको कह देते हैं कि वो S को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, नाउ अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, किसी एक एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन टू 0 हम इस पर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट ऑफ केस बिलोंग्स टू n सच दैट S2n minus n is less than epsilon for all the n is greater than equal to k। चूँकि एक सब सीक्वेंस हमने प्रूव कर दी कि S2n माइनस जो S2n है वो एक कन्वर्जेंस है। अब हमने दूसरी की तरफ मूव करना है कि जो S2n+1 वाली जो मैंने इसको सब सीक्वेंस में डिवाइड किया था, किसमें किया था, और X2n+1 वाली सीक्वेंस में डिवाइड किया था। मुझे ये प्रूव करना है कि क्या वो भी इसी नंबर को अप्रोच करती है या नहीं। सो कंसीडर हम कर लेंगे इस बात को प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पर जस्ट कंसीडर करती हूँ S2n+1 माइनस S, मैं ये वाली टर्म कंसीडर कर लेती हूँ और मैं इसको प्रूव करूँगी कि लेस देन एप्सिलॉन आ रही है कि नहीं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं S2n प्लस Z2n+1 माइनस S। नाउ वी कैन राइट S2n+1 की जगह पर हम यहाँ पे S2n और Z2n+1, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो आने वाली इंडिसेस हैं वो हमारे पास सबके सब ओड होंगे। इवन के लिए तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया ना 2n के लिए। इस हिसाब से अगर मैं इसकी एक टर्म लेती हूँ और उसके नेक्स्ट एक Z2n+1 की भी टर्म लेती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ तो वो भी किसी एक नंबर से एप्सिलॉन से छोटी होगी। सो नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दैट फॉर्म। मोड इस पर अप्लाई कर देंगे, S2n माइनस S है और प्लस के साथ Z2n+1 फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k दैट इज लेस देन। ये वाली चीज़ हमें पता है कि लेस देन एप्सिलॉन है, उससे मैंने एप्सिलॉन लिखा, और हमें पता है कि इसकी आने वाली भी ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई एक टर्म ही है दैट इज Zn+1। ठीक है, फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। नाउ अब हमारे पास हमने क्या किया कि हम जस्ट इस पूरे को एप्सिलॉन डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आया 1 के साथ।
सो हमारे पास आया S2n + 1 माइनस Sn इज लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। नाउ हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि जो हमारे पास ओड नंबर वाले इंडिसेस का पार्शियल सम मैंने सब सीक्वेंस में से लिया था वो भी मेरे पास क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इसी नंबर को। सो द लिमिट S2n + 1 इज इक्वल टू S। यहाँ तक हमारे पास ये बात प्रूव हो गई। हेंस हमें ये बात पता चल गई कि बोथ द सब सीक्वेंसेस जो हमने लिए कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, सो दैट इज S। इसको सेम लिमिट को ये अप्रोच कर रही हैं। सो द सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस S। ठीक है, तो ये पूरी सब सीक्वेंस भी इसी ही नंबर को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। सो द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ Sn, सो द convergence of the sequence of the partial sum Sn corresponding, so the convergence of the sequence of the partial sum Fn is चूंकि वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, सो उसके उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है हमारे पास दैट इज -1 n + 1 Zn भी क्या कर रही है, इस कन्वर्ज कर रही है। हेंस हमारे पास ये प्रूव हो गया और हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, क्योंकि इसके दोनों सब सीक्वेंस जो हमने ली थी वो कन्वर्ज की जिस लिमिट को की, उसी तरह हमारे पास वो पार्शियल सम भी उसी लिमिट को कन्वर्ज कर गया। इस तरह से ये सीरीज कन्वर्ज कर गई। आई होप कि आपको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।